नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार गिरीश जोशी जी और हम लोग जानेंगे कि जो ये संकट है, ये संकट कितना बड़ा है? ईरान, इज़राइल, अमेरिका का जो संघर्ष चल रहा है, ये कितना बड़ा है? भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? और कितनी तबाही मच गई है? क्या और तबाही होने वाली है? ये तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गिरीश जी जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। गिरीश भाई ये स्थिति थोड़ा बताइए थोड़ा-सा। प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया है, स्थिति को बताइए क्या स्थिति है, कितना गंभीर संकट और बना हुआ है? और पीएम ने जो बोला वो इनफ है क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली तो उनका भाषण सुना नहीं है, लेकिन वहां पे कोई ये चीज दिखाई नहीं दे रही है कि भाई उनका विजन क्या है। सब देश अभी अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए उनका क्या क्या रास्ता कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी इनकी राइट। हालत वहां पे युद्ध में क्या है, आप किसी की साइड ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने एक साइड ले लिया। अभी तक जो हमारा नॉन अलाइंड का जो इंप्रेशन था वो खत्म हो गया है। अब युद्ध किस करवट बैठेगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, उसके लिए तुमने डैमेज कंट्रोल में क्या करके रखा है, उस पर बात करनी चाहिए थी। दैट वुड हैव बीन अ स्पीच वर्थ हियरिंग। अभी हालत देखिए कि इनडायरेक्टली चाइना और रशिया कूद पड़े हैं। अभी तक शांति थी, अभी भी ये अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक हमने बदमाशी अभी भी देख ली कि माय फ्रेंड डोनाल्ड, उसका एक अमेरिका का एक सीआईए का एजेंट मिजोरम में पकड़ा जाता है 14 यूक्रेनियंस के साथ। वो क्यों आए थे? वो ड्रोन से हथियार कैसे चलाने उसकी ट्रेनिंग देने के लिए म्यांमार में। ये बंदा इंडिया में उतरता है विजिटर वीजा पे, वहां जाता है डिस्टर्ब एरिया में परमिशन लिए बगैर वो बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, वहां पे जाता है। तो हमारे ये एनआईए और तुम्हारे ये रॉ और ये सब किस लिए है? खाली वो अपोजिशन के लीडरों का करप्शन पकड़ने के लिए। आई थिंक इट इज रिडिकुलस कि भाई जिस कंपनी को, रॉ को और एनआईए को जो इंटरनेशनल में खतरे दिखते हैं उस पर वर्कआउट करने की बजाय दे हैव टोटली फेल्ड इन देयर जॉब। और अभी आप देखिए जैसे डिएगो ग्रासिया पे अटैक हुआ कि भाई अभी वो बदमाशी किसने करी, अब वो खुल के सामने आ रहा है। ईरान ने बोला कि हमने अटैक किया ही नहीं है, लेकिन उस पे युद्ध करने का, उस पे एटॉमिक बम फोड़ने का जो ये कीमिया कर रहा था अमेरिका कि नहीं इसके पास 4000 किलोमीटर की मिसाइल है, वो खुद ही ने छोड़ी और खुद ही बदनाम कर रहा है। लेकिन ये भूल गया कि अभी तेरे को सिर्फ जीपीएस और अमेरिकन सैटेलाइट नहीं, तेरे को चाइना की बाइडू भी देख रही है और रशिया का ग्लोसनेस भी देख रहा है, और वो रियल टाइम फुटेजेस तुम्हारे ले रहे हैं। तो ये जो गंदी खेल खेल रहा है, अभी भी तुम बोलते हो तो वो इंडिया के साथ उसने कौन सी ईमानदारी दिखाई? उसको इस वक्त ऐसे आदमियों को भेजने की जरूरत क्या थी? और ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, बाइडेन के वक्त में भी एक कलाकार आया था जिसका नाम था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू पाकिस्तान आता है, फिर चेन्नई जाता है, फिर श्रीलंका जाता है, फिर बांग्लादेश जाता है। और शेख हसीना का रेजिम चेंज होने के पहले अगले दिन रात को उसने स्टेटमेंट दिया था कि वन व्हाइट मैन केम टू मी एंड आस्क्ड सेंट मार्टिन आइलैंड फ्रॉम मी। वो सेंट मार्टिन आइलैंड का लोकेशन बहुत ही आइडल है और वहां बैठता है तो वो चाइना, रशिया सबको कंट्रोल कर पाएगा। तो उसने बोला कि वो मैंने नहीं दिया तो मेरा रेजिम चेंज होगा। तो ये अमेरिका सबके घर में घुस के कैसे तलाक करवा रहा है, कैसे प्रेम लग्न करवा रहा है, ये जो इसकी थियरी अब शुड बी कमिंग इन टू ओपन, और इसको आप निग्लेक्ट करना चाहिए आपको। तो तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के अभी भी उनकी दोस्तियां निभाए चले जा रहे? दैट शुड बी द स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट के अभी आप क्या करोगे। और गैस की आप बात करते हो तो हमने आगे भी डिस्कस करा कि मलेशिया एशिया में 25% एलपीजी होल्ड करता है। हम मलेशिया से क्यों नहीं दोस्ती कर सकते? मलेशिया को हम लोग क्यों रिडिक्यूल कर रहे हैं? तो आज जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ है। और गैस में अभी भी जैसे ये बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, गैस तो रशिया के पास 10 स्टोरेजेस है, 10 प्रोडक्शन यूनिट्स है रशिया के पास, अल्जीरिया के पास है, तुर्कमेनिस्तान के पास है, नीदरलैंड्स के पास है। तो हमने एफटीए किया है, ये किया है, वो सब किया है, उसका एडवांटेज हमको क्या मिला? अभी आप जापान का केस देख लो कि जापान की प्राइम मिनिस्टर वहां जाती है, $500 बिलियन का उसने लास्ट टाइम प्रॉमिट किया था कि हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि उनकी मास्टरी है, नेवल में उनकी मास्टरी है। लेकिन जैसे ही उसने टॉन्ट मार दिया अपने स्वभाव के हिसाब से कि भाई तुमने भी तो हमको पर्ल हार्बर पे अटैक किया, नहीं वो मरमरा गए पर्ल हार्बर वाले सब, तो कितने साल पहले की बात। उसने जाने के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जापान में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के बोल दिया कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, तो मेरे को भी सोचना पड़ेगा।
उसने ईरान को फोन करके बोल दिया मैं युआन को अपने गैस की शिप्स की पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, और आज से जापान की गैस की शिपें निकल रही हैं। तो चाइना ने सीधा ईरान ने बोल दिया भाई युआन में पेमेंट करो और ले जाओ। अब इसका तोड़ कहां से आप ढूंढोगे? और फिर 2 दिन पहले, अभी तक तो ये था अमेरिका और इजराइल को कि हमारे F-16 और F-35 तो इतने बड़े जादू के हवाई जहाज हैं, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता है। उसको तो बिल्कुल तीतर की तरह गुलेल से मार के गिरा दिया इजराइल ने रातों रात। ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई? इंक्वायरी करी तो पता चला S-400 जो लेटेस्ट, हमको जो S-300 दिया था, ऐसा ही S-400 लेटेस्ट वर्जन 2 दिन पहले प्लेन से भेज दिया ईरान को रशिया ने। और वो सिर्फ ही SAM नहीं है, वो सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है, उसके अंदर सामने वाले प्लेन की सिस्टम्स को भी हैक करने की सिस्टम है, वो उसका भी रडार ब्लैंक कर देता है। तो ये जो टेक्निक अभी नहीं आ रही है, और ईरान ने तो अभी घस के बोल दिया कि युद्ध आपने शुरू किया है, बंद हम करेंगे। तो अभी आपको यही नहीं पता है, आप जमीन पे तो आप भूल ही जाओ कि अभी उसके खुद के एक्सपर्ट मान रहे हैं, एंटी टेररिज्म के चीफ मान रहे हैं कि भाई CIA का भी रिपोर्ट था, IAEA का भी रिपोर्ट था कि भाई कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ईरान का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके बावजूद आप एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए ये सब खेल कर रहे हो, तुम लाखों आदमियों निर्दोष बच्चों को मार रहे हो। इसके बाद भी अगर आवाज नहीं उठ रहा है तो आई थिंक वी आर स्टोरी इनटू अ लॉन्ग प्लैनेट। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हम एक तरफ दोस्ती की बातें कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम लोगों को ऐसे ही मारे जा रहे हैं। आपके दामाद को गाजा में रिवेरा बनाना है तो आपने पूरे शहर को नाबूद कर दिया, वहां पे बच्चों को मार दिया, हॉस्पिटलों को मार दिया। लेकिन अब जब उसकी कीमत तुम चुका रहे हो इजराइल में, तब तुमको समझ में आ रहा है कि मौतें कैसे होती हैं और दुख क्या होता है। जी, तो अभी हालात की स्थिति, अभी क्या वर्तमान स्थिति है गिरीश भाई, अगर आप थोड़ी रोशनी डाल दें, कितनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, किन किन इलाकों पर संकट है? नहीं देखो, ये पूरा सेंसर्ड न्यूज है, जो भी आ रहा है उसको कोई ऑथेंटिकेशन से तो हम लोग बता नहीं पा रहे। जो इनके पब्लिक स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं उसी को हम माने तो हालांकि तो उन्होंने इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। उसका रीजन, इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास जो 3 हथियार है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और एरो है, हम किसी की कोई मिसाइल हमको पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ईरान तो बॉर्डर पे गुलेल लेके खड़ा है, तुम्हारी AK-47 काम ही नहीं है, उसने गुलेल से ही तुमको मार दिया। अब वो $2000 का ड्रोन भेज रहा है और वो 40 हाथ में भेज रहा है। आपकी कैपेसिटी है 16 फायर करने की, वो 20 भेज रहा है, तो उसके 4 तो गिरने ही गिरने हैं। और फिर अभी उसको सैटेलाइट में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में रशिया और चाइना जब हेल्प पे आ गए हैं तो वो स्पेसिफिक हिट कर रहा है, उसको जहां मारना है वो मारता है। फिर भी वो वेट करता है, जहां ईरान हिट करता है, इजराइल हिट करता है, वहीं पे ईरान उनको उसके ज्यादा पावर से हिट करता है। आपने उनका पोर्ट उड़ाया, उसने आपका पोर्ट उड़ा दिया, पोर्ट के साथ उसने आपका स्टोरेज भी उड़ा दिया। फिर अभी इसमें देखिए समीकरण क्या है कि अभी जो बड़ी गेम इन्होंने खेली थी, जिसमें शायद दुबई अपने आ गया कि डेवलपमेंट अमेरिका करके देगा, ऐसा कोई नहीं करके देगा, उसको कैसे भी पटा के उन्होंने इजराइल से दोस्ती करवा के अब्राहम अकॉर्ड करवाया 2020 में। अब्राहम अकॉर्ड करते ही सऊदी अरेबिया भी उससे नाराज था, क्योंकि सऊदी अरेबिया ये सब झेल चुका है, उनको पता था कि अमेरिका और इजराइल की रिलायबिलिटी कितनी है। उसके बाद ये पूरा पड़ा। अभी भी आप देखिए तो उन्होंने जो भी खत्म करा है, उनको सबसे पहले रिकॉग्निशन देने वाला इजराइल को और एम्बेसी खोल के देने वाला दुबई था। तो ये उन्होंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट खत्म करे बाकायदा। फिर ये 2 दिन से बोल रहा है कि मैं मरीन कमांडोज भेज रहा हूं, अब इसको एयर स्पेस कोई दे नहीं रहा है। तो ये टेल अवीव से निकल के जॉर्डन होके कुवैत से आने की कोशिश कर रहा था, तो रात को जो सबसे बड़ा अंडरग्राउंड उड़ा दिया। तो अभी जो युद्ध है दिट इज बिटवीन द इक्वल्स। अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसमें डेडिकेटेड कौन है। और जब ईरान ने एक बार बोल दिया, आपको ये मानना चाहिए कि वो एक कट्टर इस्लामिक देश है। जब उसने बोल दिया कि भाई हमारे अली खुमैनी ने तो बहुत क्लियरली बोल दिया कि हमारे इस्लाम धर्म में इसके खिलाफ है, तो हम नहीं बनाते हैं, तो दैट वर्ड हैज टू बी टेकन। उसकी बजाय तुम जबरदस्ती उस पर अटैक करे चले जा रहे हो। और अभी हालत देखोगे, जैसे जापान ने अपना पलटा बदल लिया, जापान ने युआन में पेमेंट करके गैस ले लिया, स्पेन आने को तैयार नहीं है। और सबसे ज्यादा टर्की का आप देख लो, 2 दिन पहले टर्की के अमेरिकन बेस पे ईरान ने अटैक करा। अब आर्टिकल 5 नेटो का ये बोलता है कि किसी भी देश पे अटैक हुआ तो बगैर पूछे सारे देश मिलके उस अटैक करने वाले देश पे टूट पड़ेंगे।
आधे घंटे में टर्की ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इसमें ये आपका आर्टिकल 5 नहीं लगेगा, क्योंकि हमको उन्होंने वार्निंग दी थी और उन्होंने अटैक किया था, इन्होंने खाली नहीं करा था। तो आप देख लीजिए कि अभी नाटो भी धीरे धीरे अमेरिका की चंगुल से निकल के बाहर जा रहा है, उनको पता है कि यहाँ मार खानी है। अब इजराइल जब एक बार वो डिटरमाइन हो गया और उसकी कैपेसिटी आप नहीं जान पा रहे हो कि वो 40 साल से युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था, तो तुम कब तक लड़ोगे? और इनका छोटा सा सोच था कि जैसे अली खुमैनी मर जाएंगे, वहां पे पब्लिक रोड पे आ जाएगी, फिर हम राजा शाह को वहां पे ले जाके बिठा देंगे और फिर हमारे पपेट जैसे वेनेजुएला में बिठा ऐसे यहाँ बिठा देंगे और ऑयल का पूरा कब्जा हमारे पास आ जाएगा, फिर दुनिया हमारे घुटनों पे आके पड़ी रहेगी। अब ये मिसकैलकुलेशन, ये मिसनोमर जो इनका था, उसकी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब वो कौन कौन चुकाएगा ये देखना पड़ेगा। हम इसमें कितनी होशियारी से निकल पाते हैं, वो हमारी या तो अक्लमंदी पे काम करेगा या हमारी बेवकूफी पे काम करेगा। आप देखिए ब्रिक्स के इस साल हम प्रेसिडेंट हैं, तो अभी ब्रिक्स के लिए आपने अभी तक कौन सा एजेंडा तैयार किया? आपको कम से कम पार्लियामेंट में ये बोलना था कि इस टाइम ब्रिक्स में हम लोग ये एजेंडा करके मीटिंग करेंगे। आप बुरी तरह फंस गए हो, जैसे गल्फ में जीसीसी कंट्रीज फंस गई थी और इनको भी पता चला कि ये तो सिया सुन्नी के बहाने पे हमको लड़ा रहे थे। अब इस्लामिक स्टेट सब इकट्ठे हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया का एमओयू होने के बाद भी पाकिस्तान चुप क्यों बैठा है? उसको पता है कि जैसे ही मैं वहां पे छेड़खानी करने जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा ही इधर पर, और उसकी कैपेसिटी है नहीं। ईरान से वो लड़ नहीं पाएगा, चाइना से उसको मजबूरी है धंधा करना है, तो कहाँ जाएगा? तो ये इन्होंने अभी ये एक जो वैसा ही हो गया, वो राहुल गांधी बोलते हैं नफरत की दुनिया में मोहब्बत की दुकान शुरू हो गई। चाइना आपको मोहब्बत की दुकान खोल के दिखा रहा है कि भाई सब धंधे करो, खुश रहो। वो अमेरिका बोलता है आप लोग लड़ते रहो, हमारे हथियार लेते रहो। अब ये देखना पड़ेगा कि दुनिया कितनी जागरूक हो गई है। और फिर क्या हुआ है कि इनका सबसे बड़ा इनकम का सोर्स जो अफ्रीका में था, 48 में से 32 कंट्रीज में अभी भी ये कॉलोनी छोड़ के चले गए, लेकिन वहां पे उनके बिजनेस पे उन्होंने पूरा दबदबा रखा हुआ था। वो वहां से सब खाली करके निकल रहे हैं। बुर्किना फासो ने निकाल दिया, चिली ने निकाल दिया, चाड ने निकाल दिया। नामीबिया की 3 महीना पहले आई हुई प्राइम मिनिस्टर लेडी ने बोल दिया निकलो यहाँ से, आपको कोई डायमंड वायमंड नहीं मिलेगा, बैठ के टेबल पे धंधा करेंगे। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी बंद हो गया। ऊपर से ईरान और ये लोग तय करेंगे तो फिर आपका तेल गैस भी बंद हो जाएगा। अगर तुम बोलते हो कि यू आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल और गैस, ड्रिल में भी ड्रिल बड़ा कंज्यूमर बनने के चक्कर में 40 साल से अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा खरीदार बता रहा था। उस चक्कर में उसने अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद कर ली। अब वो फैक्ट्रियां रातों रात चालू होने वाली है नहीं, तो ये भी समझ रहा है। फिर इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसने ये सोचा था कि मेरा गोल्डन डोम 2025 तक तैयार हो जाएगा, जैसे आयरन डोम इसराइल का है। अब उसका भी तो पूरा हवा निकल गई कि आयरन डोम काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा गोल्डन डोम क्या काम चालू करेगा? तो अभी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट पे आप इतने साल जो दादागिरी कर रहे थे, वो तुम्हारा सारा ही फ्यूज निकल गया, तुम्हारा सारा हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। जी जी, तो इसका असर भारत पर तो पड़ेगा ना?